वो कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एक जुर्म होता है, फिर सालों लग जाते हैं उसे सुलझाने में, फिर केस जाता है कोर्ट में। न्याय का ये सफर कई केसेस में इतना लंबा होता है कि पीड़ित या पीड़ित के परिवार वालों की लगभग पूरी जिंदगी गुजर जाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2019 के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 4,78,600 कैदी जेल में थे। इनमें से 69.05% यानी 3,30,487 अपने ट्रायल के शुरू होने का या खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। वो अंडर ट्रायल्स थे। इनमें से 5,011 कैदी ऐसे थे जो 5 साल से ऊपर जेल में अपनी सुनवाई का इंतजार कर रहे थे। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। आज के केस में एक जुर्म साल 2011 में हुआ था जिसने उस वक्त पुलिस प्रशासन और मीडिया में हलचल मचा दी थी। दुर्भाग्यवश ये केस तकरीबन 1 दशक तक अनसुलझा रहा और उसका प्रतिघात तकरीबन 10 सालों बाद 2021 में हुआ। 6-7 मिनटी पे 10,000, 70 मिनटी पे 10,000, 2-4 पंजा पे 50,000, 51 75,000 खाजा। दुआ चौका पंजा खुला है। अवैध व्यापार और जुआ समाज की वो कुरीतियां हैं जिन्होंने अब तक ना जाने कितनी ही जानें ले ली होंगी। जिसकी लत लगती तो एक इंसान को है, पर बर्बाद वो पूरे परिवार को कर देती है। और धंधा पानी कैसे चल रहा है तेरा? बढ़िया चल रहा है। अरे धीरज अंकल, नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसी हो? अच्छे। अच्छा पापा, मुझे कॉलेज के बाद एक प्रोजेक्ट के काम से अनीशा के घर जाना है, तो थोड़ा लेट हो जाएगा। ज्यादा लेट मत करना। ठीक है पापा। और हाँ सुनो, ये रितेश को बोलना 1:30 बजे छवि को स्कूल से लाकर घर छोड़ना है। ठीक है मम्मी। अजी, मैं सोच रहा था कि प्रियंका की शादी अपने बेटे पीयूष के साथ करवा दे, कैसा रहेगा? तुम्हारा बेटा महीने भर में जितना कमाता है उतना मेरी बेटी अपने दोस्तों पर एक दिन में खर्च करती है। 22 साल हो गए जी, आज भी तो वही बात पकड़ के बैठा है। तुम्हारी बहन रश्मि को मैं बहुत पसंद करता था। यही बोला था ना तुमने जब मैं रश्मि का हाथ मांगने आया था तुमसे। एक मेरी जगह अगर तू रहता तो तू भी यही करता। और वैसे भी तुम उस वक्त सिर्फ सट्टा खेला करते थे और सारे पैसे सट्टे में उड़ा देते थे। आज भी वही करता हूं मैं। फिर भी रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते हो मुझसे? तो अच्छा ही हुआ ना, धीरज भाई साहब ने आपको मना कर दिया, वरना मेरा क्या होता। ओ साहब, एक मिनट साहब, कौन है आप लोग? ऐसे अंदर नहीं जा सकते। ओ साहब, बात सुनो, ये आप लोग ऐसे नहीं जा सकते। सुनिए मेरी बात। कमरा चेक करो। साहब जबरदस्ती घर में घुस गए साहब। शेट्टी साहब, आपकी खबरी बदल दीजिए। खोखली खबर आपको देती है, आप दौड़े चले आते हो। सर्च वारंट है हमारे पास। सर्च तो हो ही रहा है ना, कर लीजिए सर्च। सर्च करिए, तसल्ली कीजिए आपकी। प्रियंका, आहूजा साहब से कब बात करोगी?
ना बाबा रितेश, मुझ में तो हिम्मत नहीं है। तुम में तो तुम जाओ, कर लो हमारे बारे में पापा से बात। मैं? अरे अगर तुम करोगी तो जान तो बचेगी। आहूजा साहब की लाडली हो, मेरी तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। तुम भी ना, कैसी बातें करते हो। अच्छा ठीक है, तुम कुछ मत करो, मैं कुछ करता हूँ। सर कुछ नहीं होगा। शेट्टी साहब, देखिए हम लोग शरीफ लोग हैं, आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मैं डीसीपी साहब से बात करता हूँ तो बार बार आपको यहाँ आने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। हाँ आहूजा साहब, आप टेंशन मत लीजिए, मैं शेट्टी से बात करता हूँ, ठीक है। शेट्टी, तुम्हें तो बड़ा यकीन था, टिप पक्की थी, फिर क्या हुआ? हाँ सर, टिप तो बिल्कुल पक्की थी, लेकिन देखो शेट्टी, हमें सिर्फ एक मौका मिलेगा आहूजा के काले धंधे बंद करने का। अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना तो मामला बिगड़ जाएगा। और हाँ, आगे से ध्यान रखो, उसके घर से कुछ नहीं मिलने वाला, उसके अड्डों का पता लगाओ। राइट सर। जमीन भी बेच दी पंकज ने। इस सट्टे की लत ने हमारा पूरा घर बर्बाद कर दिया। श्रुति की शादी के लिए बस एक इसी जमीन का भरोसा था। क्या करेंगे? आप चिंता मत कीजिए, मेरे कुछ गहने पड़े हैं, उन्हें बेच देते हैं। देखो पायल, तुम 13 साल की थी जब यहाँ लाई गई थी। उस वक्त तुम कुछ नहीं कर सकती थी, पर अब तुम कुछ कर सकती हो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यहां से निकल के तुम जान जाओगे कि बाहर कितनी खुश रह सकती हो तुम। साहब, आप हर महीने यहाँ आते हो, यहाँ के औरतों को और बच्चों को मदद करते हैं, उतना काफ़ी है। यहाँ से निकल के मैं कहाँ जाऊँगी, क्या काम करूँगी? जिस्म बेचने के अलावा कुछ आता भी तो नहीं। राशन और कपड़े तुम्हें शक्ति दे देगा, लेकिन पायल फिर एक बार सोच लो, मैं तुम्हें काम दिलवा सकता हूँ। यहां से निकलोगी तो जान जाओगी बाहर कितनी बड़ी दुनिया है, कितनी अच्छी दुनिया है। थैंक यू वेरी मच। अरे आज तो तेरे लिए डबल सेलिब्रेशन का दिन होगा। एक तो तेरी एनिवर्सरी और दूसरा इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत चुकी। क्या हराया यार श्रीलंका को आज। सेलिब्रेट कर दो, चल चलो आओ। और बाकी सब बढ़िया? भैया। हाँ अरे वो आज मेरी खुशी में शामिल होने कैसे आ गए तुम? भैया मुझे आपकी खुशी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड, जाते हो भाभी से मिलके जाना। और सुनो, खाना खा के जाना। विदेश, तुम बहुत मेहनती हो। और सुनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम हमारे घर के ड्राइवर हो। किसी भी काम से कोई छोटा या बड़ा कभी नहीं होता। अपने अरमानों को बड़ा रखो, अपने आप बड़े आदमी बन जाओ। ऑल द बेस्ट। आहूजा साहब सुबह के लिए माफ़ी चाहते हैं। वो कहे ना कि शेट्टी साहब बताए बिना ही मुझे यहाँ लेकर आ गए। तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है ना, और तुम्हारा ट्रांसफर रुकवाना है। यस सर। बोल दिया मैंने, हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, चलता हूँ। अरे ड्रिंक तो। पापा, मैं सोच रहा था कि MBA करने का क्या मतलब है? वैसे भी अपने बिजनेस में पढ़ाई की कोई ज़रूरत तो है नहीं। बेटा पढ़ाई जो है ना कभी वेस्ट नहीं जाती। मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला, तुम्हें मिल रहा है तो पढ़ो। तुम सिर्फ एक ही साल की तो बात है,
उसके बाद ये पूरा एम्पायर जो है तुम्ही को संभालना है। ठीक है पापा, मैं चलता हूँ, सुबह क्लास है, देर हो जाएगी। जाओ। एंजॉय। साहब, आपने हमारे बेटे की जमानत की बात की है क्या? शक्ति, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, तुम्हारे बेटे के मामले में कोई मदद नहीं करूंगा तुम्हारी। रेप किया उसने, अगर उसे अभी छुड़ाऊंगा तो कल जाके किसी का मर्डर कर देगा वो। छोड़ो, इसे बढ़ाओ मत। क्या हुआ? देखता हूँ सर। साहब, गाड़ी गर्म हो गई है, पानी लेकर आता हूं। पेट्रोल की स्मेल। सर, पेट्रोल की पाइप पहले से कटी हुई थी। ड्राइवर शक्ति ने वहाँ दूर से एक आदमी को गोली चलाते हुए देखा। वो कंबल ओढ़े हुए थे। जब तक शक्ति भागकर यहाँ आया, तब तक वो आदमी 5 लाख रुपए कैश लेकर उस तरफ भाग चुका था। गणेश, ये आहूजा कोई मामूली आदमी नहीं था। इसके घर के बाहर सिक्योरिटी लगी रहती है, तो दिन दहाड़े उसकी गाड़ी की पेट्रोल पाइप काटना आसान काम नहीं है। सर, इस एरिया में काफ़ी रॉबरीज होती हैं। इस बार आहूजा को टारगेट किया गया था, और ये आहूजा भी काफ़ी कैश लेकर चलता है हमेशा। एक काम करो, इस एरिया में जितने भी गैंग्स हैं सबको राउंड अप करो। सर, मैं क्लास में था, तभी मुझे शक्ति चाचा का कॉल आया। उन्होंने बताया पापा के बारे में। आखिरी बार कौन मिला था अजीत आहूजा से? सिद्धार्थ बाबा। रात को मैं आहूजा साहब के पास गया तो सिद्धार्थ बाबा जा रहे थे। वो हॉस्टल में रहते हैं ना। साहब, मैं निकलूं? हाँ शक्ति, तुम जाओ और सुबह 8 बजे आ जाना। तो कल नई साइट देखने जाना है। सर, मैं कल सिर्फ आधे घंटे के लिए ही आया था, उसके बाद घर चला गया। मैं सुबह ऑफिस के लिए निकल ही रहा था, तब खबर मिली। दीदी, अजीत आहूजा इंदौर में सट्टे की दुनिया का जाना माना नाम था। सब कुछ जानते हुए भी पुलिस कभी उसके गिरेबान तक नहीं पहुंच पाई थी, और अब किसी ने उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी थी, जो कई परिवारों के लिए रॉबिन हुड था। अजीत आहूजा जरूरतमंदों की मदद अंजाम की फिक्र किए बिना करता था, पर कुछ लोगों के लिए वो ऐसा शैतान था जिसकी वजह से उनके परिवार ध्वस्त हो गए थे। तो आखिर सच में कैसा इंसान था अजीत आहूजा? हरे राम, ये कुछ रुपए हैं, रख लो। अजीत साहब को तुम्हारे बेटे के बारे में सुन के बुरा लगा। उन्होंने कहा है कि उनसे जो भी हो सकेगा मदद करेंगे। कितने? जितने हैं ठीक हैं। फिलहाल 50,000 रुपए। अजीत साहब ने कहा है कि अगले महीने कुछ और भिजवा देंगे। कितना भिजवाएंगे? मेरे बेटे की जिंदगी की कीमत कितनी होगी? तुम बोलो शांति, कितना काफी होगा तुम्हारे लिए कि तुम्हारे बेटे पंकज की कमी पूरी होगी? जाइए, अजीत साहब को कहिए अपना धंधा संभाले। मैं अभी जिंदा हूं, मैं अपना परिवार संभाल लूंगा। चाहिए। नमस्ते। पैसे मेरे हैं, किस पे खर्च करने, कितने खर्च करने, उसका डिसीजन मैं लूंगा। और तुमको इसके पहले भी मैंने पैसे दिए थे ना, फालतू के बिजनेस में लगाए और डूब गए सारे पैसे।
भैया वो पैसे मेरे भी हैं। मैं कोई अय्याशी नहीं करता, बस इस नरक से निकलना चाहता हूँ। खुद का लीगल बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ ताकि अपने फैमिली को अपनी ईमानदारी से कमाए हुए पैसों से पाल सकूं। ईमानदारी से कमाए हुए पैसे जिन्हें तुम उस बिजनेस से कमाओगे जिसमें अपने भैया के इलीगल बिजनेस का पैसा लगाओगे। आप बीच में मत बोलिए भाभी। वैसे ही आप मुझे इस घर से निकालने में कामयाब तो हो चुकी हो, अभी क्या भैया की जिंदगी से निकालना चाहती हो? आप चिंता मत करिए भाभी, मैं सब संभाल लूंगा। बिजनेस को, बच्चों को, सबको संभाल लूंगा। सिद्धार्थ जब अपनी एमबीए पूरी कर लेगा, मैं खुद ही उसे बिजनेस सौंप दूंगा। मैं वापस नहीं जा रहा एमबीए करने। वो तो पापा की इच्छा थी इसलिए मैं कर रहा था, पर अब पापा ही नहीं रहे। 13वीं तक तो रुक जाते तुम लोग, दुखी होने का थोड़ा दिखावा ही कर लेते। कोई नहीं संभालेगा बिजनेस। ये घर, परिवार और बिजनेस संभालने के लिए अकेली काफी हूं मैं। एक तो जन लोकपाल बिल के लिए लोग शहर से बाहर निकल रहे हैं, ऊपर से इस अजीत आहूजा के मर्डर से सारे शहर में खलबली मची है। सर, मुझे अजीत आहूजा की फैमिली के हर मेंबर को इंटेरोगेट करना होगा, साथ ही उससे जुड़े लोगों को भी। इसके लिए मुझे स्पेशल परमिशन चाहिए होगी सर, क्योंकि इसमें काफी बड़े नाम और पॉलिटिशियंस भी हैं। कोई जरूरत नहीं है ज्यादा खुरेदने की, थोड़ी बहुत इंक्वायरी करो और जल्द से जल्द ये केस बंद कर दो। वैसे भी तुमने एफआईआर में रॉबरी और मर्डर ही लिखा है ना? क्राइम सीन को देखकर तो यही लगा है सर। जिसने भी किया अच्छा काम किया है, समाज के वायरस को खत्म कर दिया। ऐसे क्रिमिनल्स का तो एनकाउंटर कर देना चाहिए था, किसी और ने हमारा काम कर दिया। अब तुम इस केस को जल्द से जल्द बंद कर दो। सर मैंने पता किया, आसपास के रॉबरी गैंग में ऐसी कोई इंटरनल बातें नहीं हुई और ना ही तो खबरियों के पास कोई लीड। अजीत आहूजा पे अटैक हुआ है, कोई भी रॉबर इस बारे में बात करने से कतराएगा। अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिव रखो, कभी तो पता चलेगा किसने अटैक करवाया। पेट्रोल का पाइप कटा हुआ था, यही बात मुझे खटक रही है। अब या तो कोई घर का स्टाफ हो सकता है या फिर कोई जानने वाला जो मर्डर के एक रात पहले उस पार्टी में वहां मौजूद था। सर ये पार्टी के कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ये देखिए। सर अगर अजीत आहूजा के लाइफ से सस्पेक्ट छाटने बैठे तो दर्जनों होंगे। बहुत बड़ा एम्पायर था और जितना बड़ा एम्पायर उतनी ज्यादा दुश्मन। तो घर से शुरू करते हैं। वाइफ सुमन, भाई वरुण, बेटा सिद्धार्थ, बेटी प्रियंका और ये दो स्टाफ शक्ति और रितेश। सर ये एक बेटी भी है, छवि, एडॉप्टेड है, मैंने पता किया। ब्रॉथल से रेस्क्यू करके लाया गया था इसे। घर के अंदर से अगर कोई हो सकता है तो वरुण ही हो सकता है। वो ना तो मुझे पसंद करता था, ना ही अजीत को। सारी दुनिया जानती है आपके हस्बैंड अजीत आहूजा इंदौर के सट्टे के बिजनेस के बादशाह थे। हम यहाँ सट्टे के बिजनेस की नहीं, आपके हस्बैंड के मर्डर की इंक्वायरी करने के लिए आए हैं। मुझे कोई एफआईआर नहीं करवानी। मेरे पति के जाने के बाद पूरा परिवार बिखर चुका है मेरा। मुझे अपने घर को संभालना है। ये इन्वेस्टिगेशन के चक्करों में नहीं पड़ना मुझे। अब चाहे तो केस को क्लोज कर सकते हैं। सुमन जी, ये केस तो अब तभी क्लोज होगा जब हत्यारा सलाखों के पीछे होगा। हाँ तो ठीक है, फिर कीजिए अपनी ड्यूटी, ढूंढिए हत्यारे को, लेकिन मुझसे किसी भी तरह की मदद की कोई उम्मीद मत रखिएगा। एक बात पूछूं आपसे, आप अपने हस्बैंड की मौत पे उतना दुखी नहीं लग रही जितना होना चाहिए। शोक मनाने का वक्त नहीं है मेरे पास। क्या उम्मीद करते हैं आप मुझसे? रो, महीनों तक सदमे में पड़ी रहूं?
देखिए, मेरे पति का मेरे और मेरे बच्चों के सर से साया उठने के बाद मुझे उनकी सुरक्षा भी देखनी है। हमारा कोई नहीं है अब। इस घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। सदमे में जाकर जो मेरे पास बचा है ना, मुझे वो भी गंवाना नहीं है। गलत उम्मीद कर रहे हैं आप मुझसे। कौन हो सकता है इस मर्डर के पीछे? शतरंज का कोई ऐसा खिलाड़ी, शायद डीसीपी सर भी उसके प्यादे हैं। सॉरी सर, मन में खटका इसलिए बोल दिया। खटक तो मुझे भी रहा है। फिलहाल तो ये सोचते हैं कि अजीत आहूजा के मर्डर का सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ है? लगभग सभी को सर। सोर्सेज की माने तो सट्टे का बिजनेस अब सुमन चलाती है। बेटे सिद्धार्थ ने एमबीए छोड़ दिया क्योंकि वो उसे करना ही नहीं था। वरुण को फायदा हो सकता था, लेकिन सुमन ने उसके सपनों पर भी पानी फेर दिया। और वो धीरज? सर वो तो बचपन का दोस्त है, कॉर्पोरेटर है। अजीत पहले उसके लिए काम किया करता था और पिछले 10 सालों में अजीत ने धीरज को पैसों से काफी मदद की है। यानी कि जिस धीरज की वजह से पिछले 10 साल से अजीत आहूजा का घर चल रहा था, आजकल वो अजीत आहूजा का कर्जदार है। जी सर। देखो ना, मैंने सब जेवर जमा करके देख लिए। अगर इन्हें बेचें तो कुल मिला के 1.5-2 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। पता नहीं तेरे पापा कैसे कह रहे हैं कि इसमें सब कुछ हो जाएगा। उस दिन आहूजा साहब ने जो पैसे भेजे थे वो ले लेते तो अच्छा ही होता। इतनी देर हो गई, तेरे पापा। शेट्टी साहब, आपने अजीत के इतने ठिकानों पे छापेमारी की, इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको मिलती कहां से थी? हमारे अपने सोर्सेज होते हैं और आप तो अच्छी तरह जानते हैं हम अपने सोर्सेज कभी रिवील नहीं करते। और आप डायरेक्टली डीसीपी सर को रिपोर्ट करते हैं? बिल्कुल। अजीत के मर्डर की प्लानिंग इतनी बारीकी से की गई थी और यह काम वही कर सकता है जिसे कानून और सबूतों के बारे में बहुत बारीकी से जानकारी है। या तो वो पुलिस का कोई आदमी हो सकता है या फिर कोई हिस्ट्री शीटर या हार्डकोर क्रिमिनल। आपकी नजर में भी तो कोई रॉबर्स का गैंग होगा ही जिसे आपने गिरफ्तार किया हो और जो अब बेल पे बाहर हो। आपका इशारा किस तरफ है चौधरी साहब? मैं बस सोच रहा हूं कि ये क्राइम एक परफेक्ट क्राइम। कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता। हाँ, हमें खोदना पड़ता है। एक आदमी था हरिराम, सट्टे में अपना सब कुछ गंवा चुका था और हरिराम की तरह न जाने कितने परिवार अजीत आहूजा की वजह से बर्बाद हो गए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। समाज के लिए खतरा था अजीत आहूजा। समाज के लिए खतरा अजीत आहूजा नहीं, उसका कारोबार है जो अब भी चल रहा है। मुझे इस बात का दुख है कि शतरंज के इस खेल में शह और मात देने के बावजूद, राजा के मरने के बावजूद ये खेल आज भी चालू है, क्योंकि राजा की इस गद्दी पर अब एक रानी बैठी हुई। दुआ नवा मिंडी। ये मिंडी क्या होता है? साहिबा, नहले के बाद जो भी आता है उसे हम जीरो में गिनती करते हैं, और जीरो मतलब अपनी भाषा में मिंडी। ठीक है, तुम शक्ति से मिल लो और अगले हफ्ते से मटका 6 बार खुलेगा। 6 बार कुछ ज़्यादा ही रिस्क हो जाएगा साहिबा। और आहूजा साहब तो इतना रिस्क कभी। आहूजा साहब अब नहीं रहे। अब ये खेल मेरा है और जो मैंने कह दिया वही नियम है। किसी को मंजूर नहीं है तो छोड़ के जा सकता है। एक दिन ही हम सबको ले डूबेगी। सर, अजीत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और बैलिस्टिक रिपोर्ट भी। और सर, उनकी बॉडी से जो बुलेट मिली वो 9mm की थी, जो ग्लॉक 17 पिस्टल में यूज होती है। गणेश, एक काम करो, बुलेट की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स निकलवाओ। हालांकि पता चलना तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि कोई भी रॉबर्स रजिस्टर्ड गन तो इस्तेमाल करेंगे नहीं। सर, हो सकता है इन सबके पीछे वरुण आहूजा का हाथ, उसने किसी गैंग को हायर किया हो। लेकिन मुझे लगता है इस शतरंज के खेल में बादशाह को मात देने वाला वजीर कोई और ही है। ये मेरी पिस्तौल रजिस्टर्ड है, पर ये क्यों चाहिए आपको? क्योंकि अजीत आहूजा के ऊपर जो गोली चलाई गई थी वो ग्लॉक 17 पिस्टल से ही चलाई गई थी। ये पिस्तौल किसी के पास भी हो सकती थी, भैया के पास भी थी। इनफैक्ट भैया ने सिद्धार्थ को ग्लॉक 17 पिस्तौल ला कर दी थी। वो भी कातिल हो सकता है। इनफैक्ट घर का कोई भी मेंबर कातिल हो सकता है। आप वो औरत सुमन से जाके क्यों नहीं पूछते? बहुत पहुंची हुई औरत है, मिडिल क्लास फैमिली से थी। भैया बिहा कर उसे लेकर आए थे।
2 साल में अपनी औकात बताना शुरू कर दी। शक्ति से पहले जो ड्राइवर था उसके साथ रंगे हाथ पकड़ी गई थी। भैया उसके प्यार में थे, माफ कर दिया। आज भैया तो नहीं रहे, पर वो राज कर रही है, करोड़ों के कारोबार की अकेली मालकिन। ये लो, लाइसेंस वाली है, 2 लाया हूं, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे भाई सिद्धार्थ के लिए। अपनी बेटी को कोई गन गिफ्ट करता है क्या? मुझे नहीं चाहिए ये, आप ही रखिए। और पापा टेंशन मत लीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। आप ही रख लीजिए ना इसे, मुझे तो आपकी चिंता लगी रहती है। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम लोग सेफ रहोगे ना, मुझे कोई टेंशन नहीं। सिद्धार्थ की पिस्टल पिछले हफ्ते पॉलिशिंग के लिए दी थी और ये रही उसकी रसीद। शक्ति चाचा, चाचा कहाँ हो आप? आ रहा हूँ बेटा, बाथरूम में हूँ। हाँ चाचा जल्दी आओ, ये मम्मी ने कुछ पैसे और कपड़े भेजे। सर मुझे लगता है कि वरुण ने जानबूझकर सुमन के अतीत का पत्ता हमारे पास फेंका ताकि हमारा शक वरुण से हटकर सुमन पर चला जाए। लेकिन वरुण कह तो सही रहा है। अजीत आहूजा के जाने के बाद उसका सारा बिजनेस सुमन ने ही संभाल रखा, जिससे सबसे ज्यादा फायदा भी हुआ। अब जानना यह है कि सुमन का जिसके साथ अफेयर था वो ड्राइवर कौन था और वो अब कहाँ है। सर मैं पता लगाता हूँ। इस सट्टे के बिजनेस में कोई नया खिलाड़ी? ऐसा तो कोई सामने नहीं आया। एक एम्प्लॉय है ब्रिजेश, मैंने उससे भी बात की पर उसकी तरफ से भी कोई खास जवाब नहीं आया। सर बिजनेस में राइवलरी तो होते रहते हैं, जो कि आम बात है। कोई नया बुकी जो ज़्यादा एम्बिशियस हो? यह सारा सट्टा तो आप अपने में ले लेते हो, हमें भी कुछ करने दो ना, हमें भी कमाने दो। अजीत भाई का ऑर्डर है, 1000 से ज़्यादा की बुकिंग कोई बुकिंग नहीं लेगा। इतना ज़्यादा मत उड़ो, जितने का बिजनेस दे रहा हूँ ना उसमें खुश रहो। सर प्रियंका का फोन। स्पीकर ऑन करो। हाँ प्रियंका बोलो। सैलरी तेरी 10,000 रुपए, तेरे घर में इतने पैसे आए कहाँ से? अजीत साहब को मारने के बाद कार से जो पैसे उठाए थे वो पैसे थे हमारे घर में। बिना हाथ लगाए ही कन्फेस कर लिया। अब ये भी बता दे कि अजीत आहूजा को मारा क्यों? तू तो बहुत वफादार था ना उसका। क्या सिला मिला 15 साल की वफादारी की? पैसों की जरूरत थी हमको, बेटे की जमानत करवानी थी। अजीत साहब हर अनजान आदमी की मदद किया करते थे, पर जब हमको जरूरत पड़ी तो साफ मना कर दी। उनको मारने से पहले भी हम बहुत हाथ जोड़े उनके पास जाके, किस हमारी मदद कर। पिस्तौल कहां से मिली थी? पार्टी की रात उनके कमरे से ली थी। और वापस कब रखी? वापस जब अजीत आहूजा को हॉस्पिटल ले जाया गया? नहीं, तब तो तुम पूरा दिन हॉस्पिटल में रहे होंगे और घर पे पुलिस मौजूद थी। तो फिर अगले दिन जब अजीत आहूजा का दाह संस्कार हुआ या फिर कल? आपको आपका कन्फ्यूजन मिल गया ना, फिर आपको क्या चाहिए? हमने पिस्तौल कब रखी थी हमको याद नहीं। केस को बंद कर दो चौधरी, ऊपर से बहुत प्रेशर है। लेकिन सर शक्ति सिंह ने अभी तक जवाब नहीं दिया है उसने पिस्टल कब वापस रखी थी। लेकिन उसके पास इस बात का तो जवाब है ना कि वो पिस्टल कब और कहां से ली थी। उसके पास एक्सेस था, मोटिव भी था और स्पॉट पे वो मौजूद भी था। तो ओपन एंड शट केस है चौधरी। तुम चार्जशीट तैयार करो, मैं मीडिया को इन्फॉर्म करता हूँ। लेकिन सर मुझे पूरा यकीन है शतरंज के खेल में शक्ति सिंह सिर्फ एक प्यादा है, असली खिलाड़ी कोई और ही है। तुम्हारे पास प्रूफ है? अभी तो नहीं है सर, लेकिन देन क्लोज द केस चौधरी। अजीत का किलर है हमारे पास, और क्या चाहिए तुम्हें? क्यों किया चाचा आपने ऐसे? मजबूर था, कभी कभी कुछ चीजें अपने बच्चों के लिए करनी पड़ती। क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का शक सही था? क्या ये केस सुलझने के बाद भी अनसुलझा था? वक्त का पहिया अपनी गति से आगे बढ़ा। अजीत आहूजा के कातिल शक्ति सिंह को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। सब आगे बढ़ चुके थे, पर सिर्फ एक इंसान ऐसा था जो ये केस कभी नहीं भूला था। और अब 10 सालों के बाद कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी वजह से अजीत आहूजा हत्याकांड फिर से सुर्खियों में आने वाला था। दस साल में बहुत कुछ बदल गया था। अजीत विला
अब सुमन विला बन चुका था। कल तक सट्टे की दुनिया में एक राजा राज करता था, अब एक रानी राज कर रही है। पाँच सात नौ खुला है। देखो अभी 6 महीने हो चुके हैं तुम्हें धंधे में। एक काम करो, तुम्हारे अंडर जितने भी छोटे मोटे बुकी हैं सबका लिमिट 100 का कर दो, और उसके ऊपर का जितना भी लिमिट है तुम खा जाओ। तो अगर किसी ने 100 से ज्यादा का गेम लगाया तो उसका पूरा पैसा मेरे पास आएगा। रिस्क भी बड़ा होगा लेकिन। तो अगर पाने में 1 लाख लगाया और नंबर निकल गया तो 1 लाख का 8 करोड़ देना पड़ेगा तुम्हें, और वो लोकल बुकी के सर पे नहीं रहेगा। अरे प्रियंका, तुम्हें ऑफिस छोड़ना था ना? हाँ मम्मी जी, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। ओके चलो मम्मी निकलती हूँ। सिद्धार्थ, आपकी वॉच। थैंक्स। मम्मी, आप ऑफिस नहीं चल रही? हिसाब किताब पूरा गड़बड़ है तुम्हारा, इसे चेक करके शाम को आएंगे। अच्छा मम्मी, मैं सोच रहा था भोपाल में हैंडल करना शुरू कर दूं। कोई ज़रूरत नहीं है, रितेश अच्छे से संभाल रहा है ना वहाँ पर काम। तुम पहले ये इंदौर का एक इलाका तो संभाल लो ठीक तरह से, बाद में पैर पसारना। क्या हिसाब किया है तुमने? नहीं मम्मी, होली पर नहीं आ पाऊंगी, और वैसे भी ना कोविड की वजह से रेस्ट्रिक्शंस बहुत है तो नहीं आ पाऊंगी। एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है मुझे, ठीक है? अच्छा ठीक है, तुम्हारे होली के कपड़े कुरियर करवा देंगे, और अगर पसंद नहीं आए तो चेंज भी करवा देंगे। जी मम्मी। और सुनो, कैश है ना तुम्हारे पास? नहीं है तो मेरा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेना। हाँ मम्मी, सब कुछ है। अब मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है तो मैं चलती हूँ। बाय, लव यू। सुमन, मुझे समझ में नहीं आता लोग तो बेच बाज के सट्टा क्यों खेलते हैं? लत है अजीत साहब, लत बड़ी बुरी चीज होती है, और प्लेटफॉर्म तो आपने ही दिया है ना उन्हें, खेलेंगे क्यों नहीं? और वैसे भी इसी लत के दम पर तो आप अपना साम्राज्य चला रहे हैं। अरे भाई, मेरा बिजनेस है, मैं थोड़ी ना किसी को धमका के सर पर गन लग के जबरदस्ती कर रहा हूँ। भाई आओ सट्टा खेलो। बहुत पैसे कमा लिए ना, अब एक काम करते, सब कुछ छोड़ छाड़ के या फिर किसी और के हवाले करके किसी और जगह चलते हैं। देहरादून। देहरादून? पहले से सोच के रखा है क्या? आप वहां पर आराम करना और मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँ। क्या हुआ? साहिबा गाड़ी बंद हो गई है, मैं देख लेता हूँ। गाड़ी को भी यहीं खराब होना था। अटैकर के बारे में कुछ पता चला? देखिए, सुमन आहूजा पर जानलेवा हमला हुआ, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे कुछ पता चलेगा हम आप लोगों को बता दें। प्लीज सर, कहाँ तक पहुंचे? सर, आपने सस्पेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए ना। सर, सुमन आहूजा के बारे में हमें कुछ बताइए सर, मैं कम इन? आओ गणेश, तुम्हें जो एक्शन लेना है, जो करना है वो करो। इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करो। मुझे पूरा यकीन है इस हमले के तार जरूर पिछली बार हमसे कुछ ना कुछ छूट गया होगा। सर, शक्ति सिंह जेल में अपनी सजा काट रहा है,
उससे बात करने के लिए मैंने एप्लीकेशन डाली है। सुमन के साथ जो ड्राइवर था उसने कुछ बताया? सर ड्राइवर कमल का कहना है कि कार बंद पड़ गई थी, उसे ठीक करने के लिए उसने बोनट खोली, उसे गोली की आवाज़ सुनाई थी। उसने एक आदमी को बाइक से भागते हुए देखा पर नंबर प्लेट नहीं देख पाया। मुझे हमेशा से ये लगता था कि अजीत के मर्डर के पीछे उसकी बीवी सुमन का हाथ था, पर शायद मैं गलत था और तुम सही। इस सब के पीछे वरुण ही होगा। वही एक ऐसा है जो इस शतरंज के खेल का किंग बनना चाहता था और बाजी क्वीन मार ले गई, और अब 10 साल बाद वरुण ने फिर वही खेल खेला। लेकिन सर अब मुझे नहीं लगता, अगर वरुण को गद्दी चाहिए थी तो उसने 10 साल इंतजार क्यों किया? तुम पहले शक्ति सिंह से बात करो, क्या पता 10 साल बाद अब वो सच्चाई बता दे। नीरज, लड्डू तो बहुत अच्छा है। शक्ति भाई, आपको कुछ पता चला क्या? आपके आहूजा साहब की बीवी के ऊपर हमला हुआ है। सूत्रों की माने तो सुमन आहूजा की हालत बहुत नाजुक है। हालांकि पुलिस और डॉक्टर अभी मीडिया से कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। किसको पता था सुमन जी कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रही है? मम्मी अपने शेड्यूल के बारे में किसी को नहीं बताती थी और ड्राइवर को भी वो गाड़ी में बैठने के बाद ही बताती थी। दीदी दीदी मम्मी कैसी है? ठीक है ना मम्मी? ये मेरी छोटी बहन है छवि। शक्ति सिंह मरा नहीं, मारा गया। उसे मारकर एक और राज दफन किया गया, पर सुमन अभी जिंदा है। वो ठीक होकर जरूर पलटवार करेगी। सर शक्ति सिंह का जेलमेट नीरज, कल ही उसे बेल मिली और कल ही उसने अपने घर से आए लड्डू शक्ति सिंह को खिलाए थे। इस नीरज की बेल किसने कराई? उसकी वाइफ ने। अब वो अपने गांव चला गया। ट्रैक करो, उसे फौरन उठा के ले आओ। वो सुमन को जो बुलेट लगी थी उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट आई क्या? जी सर, सेम पिस्टल, क्लॉक 70। 10 साल पहले अजीत आहूजा भी इसी तरह से मारा गया, तो क्या समझे? इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। सर मुझे लगता है कि सुमन पर हुए अटैक के जड़ तक पहुंचने के लिए हमें अजीत के मर्डर केस की फाइल को फिर से ओपन करना होगा। इस शतरंज के खेल में पिछले 10 साल से लेकर आज तक जितने भी मोड़े हैं सबको फिर से टटोल। शायद सुमन के केस की वजह से हम अजीत आहूजा के मर्डर केस को सही मायने में क्लोज कर पाए। सर ये सेंट्रल जेल के विजिटर लिस्ट की कॉपी है। पिछले 10 साल में कौन कौन ड्राइवर शक्ति सिंह से मिलने आया था, इसमें सबकी एंट्री है। मैं शक्ति से मिलने इसीलिए जाता था ताकि अजीत भैया के असली कातिल का पता लग सके। वो तुम ही थे ना जिसने शक्ति सिंह की बेटी की बेल कराई और फिर अजीत को मारने के लिए कहा। सुमन पर अटैक भी तुमने ही करवाया था और शक्ति को भी अपने रास्ते से हटा दिया। तुम्हारे सच्चाई का आखिरी सबूत हो शक्ति सिंह, उसे भी खत्म करवा दिया तुमने। अभी तक सिर्फ फिल्मों में देखा सुना था, पर अभी सच में लगने लगा है कानून अंधा होता है। आप लोगों को सुमन का असली चेहरा नहीं दिख रहा है? वो शराफत का चोला पहने हुए एक नागिन है और उसी के जैसे उसके बच्चे भी हैं। क्या पता है अटैक सिर्फ एक नाटक हो जो सुमन ने खुद करवाया हो। सुमन के पास कोई मोटिव ही नहीं है। 10 साल पहले अगर उसने करवाया होता तो हम ये मान लेते कि ये अटैक उसने हमें गुमराह करने के लिए किया, पर अब वो ऐसा क्यों करेगी? तुम गुमराह कर रहे हो हमें, जैसे पिछली बार सुमन के अफेयर के बारे में बताकर किया था। सर इनका लॉयर आया है। गुमराह तो आप लोग खुद हो पिछले 10 सालों से। अब मैं रिटायर हो गया हूं इसलिए अब तो बता ही सकता हूं। मुझे टिप अजीत आहूजा का दोस्त धीरज देता था। मैं उससे नफरत करता था और इसीलिए उसे तबाह कर देना चाहता था। तो नफरत और जलन में तूने अजीत को मरवा दिया, पर सुमन पर अटैक क्यों करवाया? ना ही मैंने अजीत को मरवाया है और ना ही मैंने सुमन पर अटैक करवाया। तो फिर किसने करवाया? सिद्धार्थ। अपने बाप के मरने के बाद सबसे ज्यादा खुश था वो, क्योंकि सारा एम्पायर उसे मिलने वाला था। लेकिन तभी सुमन ने कमान संभाल ली और सिद्धार्थ वही का वही रह गया। अब अगर सुमन को कुछ हो जाता है तो आप ही बताइए, इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? सर सुमन को लगी गोली जिस ग्लॉक 17 पिस्टल से चलाई गई थी वो 5 महीने पहले ही चोरी हो गई। भोपाल की राय फैमिली ने इसकी कंप्लेंट भी लिखवाई थी। यानी सुमन पे किए गए हमले की तैयारी 5 महीने पहले से चल रही थी, या फिर शायद सुमन पर हमले की बिसात 10 साल पहले ही बिछाई गई थी।
एक मर्डर केस में हमारे पास ये सारे सस्पेक्ट्स थे। इन सस्पेक्ट्स में थे सुमन हमारी मेन सस्पेक्ट थी, लेकिन वो अब विक्टिम हो गई। बाकी बचे ये लोग। सर 2 सस्पेक्ट्स और भी हैं। पहली छवि, सुमन और अजीत की अडॉप्टेड बेटी, और दूसरा रितेश, जो कि प्रियंका आहूजा का हस्बैंड है, जो 10 साल पहले उसका ड्राइवर था। सर फिलहाल इस फैमिली में यही 2 लोग हैं जो ब्लड रिलेटिव नहीं है। इस छवि को तो रेस्क्यूड कराया गया था ना ब्रॉदल से। अजीत और सुमन ने उसको अच्छी जिंदगी दी, सब कुछ दिया, फिर वो सुमन पर अटैक क्यों करवाई? समय तो ये छवि 10 से 12 साल की रही होगी। नहीं गणेश, ये पॉसिबल नहीं है। पता नहीं सर, पर मुझे छवि और रितेश दोनों खटक रहे हैं। तो फिर फील्डिंग लगाओ, देखें क्या हाथ लगता है। अरे ये आपका वॉलेट। छवि के एडमिशन का कुछ हुआ? थोड़ा डोनेशन देना पड़ा, लेकिन हो गया है। मैंने चेक दे दिया है। चेक? हाँ, वो आपके ब्लैंक चेक साइन किए हुए पड़े हुए थे ना मेरे पास। देने से पहले एक बार पूछ तो लेती। उसके बैकग्राउंड की वजह से दिक्कत आ रही थी बहुत ज्यादा, इसलिए दे दिया मैंने चेक। हो गई एडमिशन अभी। मैंने लॉयर से बात की है, एडॉप्शन की कुछ फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी है, वो जल्दी पूरी कर लेंगे हम लोग। सर, सुमन आहूजा से लेटेस्ट सभी के कॉल रिकॉर्ड्स मैंने स्टडी कर लिए हैं। इसके अलावा कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। उठाओ इसे। जी सर। और इसके बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, जेलर शर्मा से बात की मैंने। नीरज के विजिटर लिस्ट में भी इसका नाम है। इसका पूरा बैकग्राउंड चाहिए मुझे। सर आप ऐसे बदतमीजी क्यों कर रहे हो मेरे साथ? आहूजा फैमिली का दामाद हूं मैं। ये देख, पिछले 8 महीने से तेरे नंबर पर अलग अलग लैंडलाइन से कॉल आ रहे हैं, और ये सारे नंबर देहरादून पीसीओ के। छवि पड़ती ना वहाँ पर। अफेयर चल रहा ना तुम लोगों? सर क्या बकवास कर रहे हो आप? वो बच्ची है, वो 10 साल की थी तब से मैं उसे जानता हूँ, और वो फैमिली के बारे में पूछने के लिए मुझे फ़ोन करती थी। तो तुझे ही क्यों करती थी? वो भी अलग अलग लैंडलाइन से। मैं जीजा हूँ उसका, क्यों नहीं कर सकती मुझे वो फ़ोन? क्या ये छवि आहूजा आपकी बेटी है? हाँ साहब, क्या हुआ? देखो पायल, तुम 13 साल की थी जब यहाँ लाई गई थी। छवि मेरी ही बेटी है। सब ठीक तो है ना? आप लास्ट टाइम कब मिली थी? कुछ 1 साल पहले मिली थी। मम्मी, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? ये महंगे कपड़े, अच्छी लाइफ, बड़ी गाड़ी, अच्छा कॉलेज, क्या अच्छा नहीं लगता तुझे? बोल बेटा। वो घर मानुस तो है, पर मेरी छवि की जिंदगी तो बन गई वहाँ पे। आहूजा फैमिली में छवि को कोई परेशानी थी? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं बताया उसने मुझे। जब सुमन छवि को यहाँ से लेकर गई, तो क्या उस घर में छवि के साथ कुछ गलत हुआ था? शक्ति सिंह के जेल में नीरज के विजिटर लिस्ट में तुम्हारा नाम है। क्यों जाती थी उससे मिलने? अपनी मर्जी से घर की एक चीज नहीं खरीद सकते। सब कुछ दिया है तुम्हारे बाप ने, लेकिन आजादी नहीं, खुशी नहीं। अरे खुद तो सब पर पैसे लुटाते रहते, और हम अपनी मर्जी से एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकते। और तुम भी करते रहना इंतजार। तुम्हारे हाथ में कारोबार नहीं देने वाले ये। पर मम्मी, हम कर भी क्या सकते हैं? आप तो जानती है ना, पापा किसी की सुनते भी तो नहीं है। एक तरीका है, अगर तुम मेरा साथ दो ना, ये पूरा कारोबार तुम्हारा हो सकता है। तुम ये कर पाओगे शक्ति? मेरे बेटे को बचाने के लिए मेरे पास कोई चारा भी नहीं। हाँ, मैं शक्ति अंकल से मिलने जाती थी। मैंने जेलर से सेटिंग कर रखी थी। घर में शक्ति चाचा से मिलना अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने नीरज के नाम पर एंट्री की थी। शक्ति ने तुम्हारे पिता अजीत आहूजा का मर्डर किया, फिर भी तुम उससे मिलने जाती थी। क्या उनके मर्डर की वजह तुम थी? नहीं। तो तुम्हें पता है उनका मर्डर किस वजह से हुआ? किसने मरवाया था उन्हें? मम्मी 10 साल हो, आपने कहा था मैं संभालूंगा बिजनेस। आप तो पापा के जैसे ही। तुम्हारे पापा जैसे नहीं हैं हम। कमजोर हो गए थे तुम्हारे पापा, उन्हें मारना ना बड़ा ही आसान था, लेकिन हमें कोई छू भी नहीं सकता। कहां से कहां लेकर आए हैं पूरे एम्पायर को। कर पाओगे ये सब? सुमन आहूजा बनना इतना आसान नहीं है। मुझे सिर्फ सिद्धार्थ और सुमन की मौत से मतलब है, फिर पूरा बिजनेस तुम्हारा। तुम सुमन को क्यों मारना चाहती थी?
उसने तो तुम्हें सब कुछ दिया, अडॉप्ट किया था उसने तुम्हें। सुमन ने नहीं, मेरे पापा ने मुझे अडॉप्ट किया था। अजीत आहूजा मेरे बायोलॉजिकल फादर थे और उस सुमन ने मेरे पापा को मार डाला। 10 साल तक मैं चुप रही, पर बर्दाश्त नहीं होता था मुझसे। वो सुमन आहूजा खुद को रानी समझती थी। मैंने उसी के खेल में उसी को मात दी थी। सुमन को पता था कि तुम अजीत की बेटी हो? नहीं, पर मुझे पता था वो क्या है। कल ही खत्म कर देना। पुलिस ने सुमन आहूजा अटैक केस के साथ साथ अजीत आहूजा मर्डर केस को भी सुलझा लिया है। अजीत आहूजा मर्डर केस में सुमन आहूजा को अरेस्ट कर लिया गया है। क्या अब इसके साथ ही आहूजा सट्टे के बिजनेस पे रोक लगेगी? ड्राइवर शक्ति की भी हत्या जेल में सिद्धार्थ आहूजा ने सुपारी देकर करवाई थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड वर्क। थैंक यू सर। अब इस सट्टे के खेल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। राजा रानी दोनों को शय और मात। हाँ सर, इस बार कोई वजीर ना राजा की गद्दी पर बैठ जाए। 2011 में इंदौर के इस केस में सुमन आहूजा ने अपने ही पति की हत्या करवाई ताकि वो सट्टे की दुनिया पे राज कर सके। लेकिन अंत में क्या हुआ? सुमन, सिद्धार्थ और छवि तीनों जेल में हैं। किसी को भी क्या हासिल हुआ? सभी ने कुछ न कुछ खोया। जुर्म का रास्ता कितना भी आकर्षित क्यों न हो, पर अक्सर वो हमसे हमारी सबसे प्यारी चीज छीन लेता है। सट्टे की लत में कुछ लोग तो कर्ज में इतना डूब चुके होंगे कि उनकी पीढ़ियां तक भुगतान करेंगी। सरकार और पुलिस इस तरह के गोरख धंधे को बंद करने की पूरी कोशिश कर रही है और कई जगह पर वो सफल भी हुए हैं। लेकिन अजीत आहूजा का सट्टा बिजनेस आज भी चल रहा है। किसी को आज तक नहीं पता सट्टा कहाँ खुलता है। आज इंदौर में ये बिजनेस अजीत के ही परिवार का एक सदस्य चला रहा है। एक्चुअली कानूनी दस्तावेजों में जज्बातों के लिए कोई जगह नहीं होती, हमें उन्हें साइड में रखना पड़ता है। लेकिन इस केस की चार्जशीट लिखते वक्त मुझे लगा कि मेरे जैसे खड़ूस गुस्सैल पुलिस ऑफिसर के अंदर भी कुछ है, जज्बात या क्या, आई डोंट नो। पर ना जाने क्यों बार बार उस मासूम बच्ची का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। उस अल्लड़ सी नटखट बच्ची की आंखों में एक तूफान था और जिंदगी एक वैशिला जहर। यह केस सिर्फ एक केस नहीं था, युद्ध था जहां चारों ओर रक्तपात ही रक्तपात था। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल 70 के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। सरहद, बारूद, भेदभाव और नफरत के दर्द झेल रही इस दुनिया में हम नन्ही जानों को शायद यही सोचकर लाते हैं कि आने वाला कल एक बेहतर कल होगा, जिसमें शायद एक सुंदर जीवन का सृजन होगा। लेकिन ये केस टूटती हुई उम्मीदों की एक दर्द भरी दास्तां है, जहां पर हर कदम पे इंसाफ चर मर रहा था। एक छोटी सी जिंदगी, एक छोटी सी बच्ची एक लड़ाई लड़ रही थी। ये लड़ाई गुनाहों की भी थी, इंसाफ की भी। इसमें रहम की मिन्नतें भी थी और दर्द की पुकार भी। किसी से उसका सब कुछ छीन लिया गया था और मानो मासूमियत कह रही थी, मुझे मेरी पहले जैसी पहचान दे दो। ओ आमा शहजादी साहिबा, देख कितना सारा आम। दशहरा, चोषा, सिंदूरी, लैंगड़ा, कौन सा आम खाएगा तू बोल? হ্যাঁ মা বলছি। হ্যাঁ কিন্তু আমি বলছিলাম कि এত सुंदर। क्या बोला था? हिंदी में बात करना सीखना पड़ेगा ना, बाहर पढ़ाई करने जाएगा फिर हिंदी में बोलो। हाँ, मैं बोल रहा था कि ये इतना सुंदर आमेर दुनिया लोगेरा नहीं दुनिया के लोगों ने लैंगड़ा आम रेखेছে কেন? इसका नाम আছে दुरोसाम, माने हेल्दी आम।
बेटा तुम कैरियां बेचती हो? क्या हुआ बेटा, तुम कुछ बोल नहीं सकती हो? एक काम करते हैं, हम तुम्हारी ये सारी कैरियां खरीद लेते हैं, ठीक है? सुन, पैसे तो पैसे। हाँ। एक काम करो, सारे ये लो। हाँ? ये पानी। हाँ? उठाओ से उठाओ। पैसा? चल। अरे सर क्या हुआ? चला जल्दी। क्या हुआ बंगाल की रानी? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? इतना अच्छा धंधा हुआ है, इतनी कमाई हुई है, तो थोड़ा मुस्कुरा। खिड़की से कूद मत जाना। নাজিয়া, তুই জানিস যখন আমি স্কুলে ছিলাম তখন আমাদের স্কুলে একটা কবিতা ছিল, হাওয়াই জাহাজ। তাহলে মা শোনাও না কবিতাটা। हवाई जहाज फुर फुर फुर, बैठ शहजादी पार कर जाती पेड़ मकान जंगल दुकान फुर फुर फुर, दुबई ईरान फुर না মা, আমি দুবাই ইরান যাব না, আমি তো প্যারিস যাব। এই আমি কি বলেছিলাম? हिंदी में কথা बोलना सीखो, बंगाली में कम बात करना है। हाँ, আমি প্যারিস जाएगा। ठीक तो है। हमारा शहजादी अगर पेरिस जाना चाहता है तो वहां का वीजा लगवा देंगे। সত্যি বাবা? एकेबारे सত্যি। আমি প্যারিস যাব। तुम पेरिस जाएगा और हवाई जहाज में जाएगा। खड़ी आप लोग, खड़ी। इसे गाड़ी में बिठाओ और तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाओ। क्विक, फास्ट, जल्दी निकालो, फास्ट निकलो। सर, इस लड़की के कान पे जख्म है। विशाल, मुझे ये काम उसी गैंग का लग रहा है जो पिछले 3 महीनों में कई सारी फैमिलीज को अपना टारगेट बना चुका है। एमओ भी बिल्कुल वैसा ही है, पहले लूटपाट करना, मर्डर करना और फिर भाग जाना। एक काम करो, जैसे ही उस लड़की को होश आता है सबसे पहले मुझे बताओ। फरीदाबाद आगरा हाईवे पे आज एक फिर बड़ी लूट हुई। ये हाईवे है, ये डेथ रोड। पिछले 3 महीनों में यहाँ 25 लोगों की जानें जा चुकी हैं। आखिरकार पुलिस क्या कर रही है? प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह हाईवे रॉबर्स की खबर छाई हुई है। 3 महीने में हम एक गैंग को नहीं पकड़ पाए। हमारी कोशिश जारी है सर। हमें लगा कि सर्वाइव विक्टिम के स्टेटमेंट पे हमें लीड मिल सकती है, लेकिन अफसोस वो लेडी कोमा में चली गई सर। इसका मतलब तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन उस विक्टिम के स्टेटमेंट पर डिपेंड है? नो सर, हम और भी एंगल से जांच कर रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी फीमेल विक्टिम। हमारे मुखबिर हर तरफ ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन सा सुनार है जो लूट के और चोरी के गहने खरीदता है। लेकिन 48 घंटे के अंदर अगर ये गैंग पकड़ में नहीं आया तो मैं ये केस किसी और ऑफिसर को सौंप दूंगा। यू मे लीव नाउ। सर, अपने खबरों से इस नरेंद्र तोमर नाम के ज्वेलर्स के बारे में पता चला है। सर, खबर पक्की है, नरेंद्र तोमर चोरी के गहने खरीदता है और बड़ी चालाकी से उन गहनों का सोना पिघला के नए जेवर बना के बेचता है। ये हाईवे रॉबरी वाले अपने चोरी के गहने इस नरेंद्र को बेचते हैं, पहले नरेंद्र को उठाते हैं। सर,
पूरे घर को अच्छे से सर्च करो, कोना कोना छान मारो, क्विक। सर बात क्या है, हुआ क्या है सर, बताइए तो सही। सर पूरा घर छान मारा लेकिन कुछ नहीं मिला। ले चलो इसे। चल। कहाँ ले जा रहे हो सर? तिवारी। सर मैं किसी हाईवे गैंग को नहीं जानता सर, मैंने कोई चोरी की हो गैंगों की डील नहीं की। नाम बता, इस हाईवे रॉबरी केस में और कौन कौन शामिल है? नाम बता। नो अंशुल, मुझे ये समर्स की मैरिज बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम चाहते हो कि हम समर में शादी करें। क्योंकि बेबी अगर हमने अब भी शादी नहीं की तो फिर अगला मुहूर्त सीधा 7 महीने बाद है, और देखो मेरी तरफ, मैं उतना वेट नहीं कर सकूंगा। वेट तो मैं भी नहीं कर सकती, लेकिन कुछ नहीं, हम अगले हफ्ते शादी कर रहे हैं बस, और उसके बाद हम सीधा यूरोप जा रहे हैं। सिर्फ हनीमून के लिए नहीं, हम वहां पे परमानेंटली शिफ्ट होने वाले हैं। क्या हम अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं? लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले ये प्लान बनाया कि मुझे इंडिया से जल्द निकलना है, तुमसे शादी करते ही बस। बेटा अब अपना हनीमून तू जेल में मनाना। तिवारी लेके चलो इसे। सर एक सेकंड, आपको कुछ गलत हुआ क्या सर? मैंने कुछ सर मैंने कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया सर, मेरी बात सुनिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। नरेंद्र तोमर ने नाम लिया है तेरा, हाईवे रॉबरीज का करता धरता तू ही है। तूने और तेरे गैंग के मेंबर ने इतने मर्डर्स किए हैं। सर आप क्या बोल रहे हो सर, और कौन है नरेंद्र तोमर? लूट का माल कहाँ है? कहाँ है लूट का माल? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं छोटा सा बिजनेसमैन हूँ बस। आर्म्स डीलर है तू? सर तो मैं गन्स बेचने का धंधा करता हूँ सर, मेरे पास लाइसेंस है। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, अंशुल ने कुछ नहीं किया। वैसे आप अंशुल की क्या लगती है? सर मैं उसकी मंगेतर। बच गई आप, एक कुख्यात अपराधी से आपकी शादी होने वाली थी। सर प्लीज। আমি তোমায় এতগুলো চিঠি লিখেছি, কিন্তু তবুও তুমি আমায় ফরিদাবাদ থেকে নিতে আসোনি। তাড়াতাড়ি আসো না মা, আমার তোমার কথা খুব মনে পড়ে মা। क्या छुपा रही, क्या छुपा रही? तेरी ये बंगला तो मेरे पल्ले पड़ती नहीं, और मैं इतना जानता हूँ कि तू अपनी अम्मा को फिर से खत लिख रही थी। खुशबू रानी गली कांधाई चांदपुर, तेरा ये खत मैं डाक खाने तक पहुंचा दूंगा। फिलहाल मैं तेरे लिए चने लाया हूँ, कल से तू चने बेचेगी। चल। इस बार चना का पैदावार 50 कुंटल हुआ है, ये 20 कुंटल पैसे क्यों दे रहा तू हमें? आपको बताया था ना, बाकी का चना में घुन लग गया था। घुन लग गया है या सारा बेच के तू खा गया है? तुझको हमने रिश्तेदार समझा था और तू हमको धोखा दे रहा है। दादा कॉलर छिड़ दो, वरना क्या की कोरे नहीं भी तू ही की कोरे ना सच कर दो आदेश छोड़ बोलो बस छोड़ बोलो तो तू देख लेना देख ले क्या फिर सच कर दो तुम्हें मेरे बोलोगे। क्या हुआ साहब? लगता है इंजन में कोई खराबी है, मैं चेक करता हूँ। पुलिस ने हाईवे रॉबरी में जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया था उनका एनकाउंटर कर दिया गया है, और गौर करने वाली बात यह है कि इसमें एक नामी ज्वेलर नरेंद्र तोमर और दूसरा सरकारी आर्म डीलर अंशुल मेहता। क्या वाकई ये दोनों इस रॉबरी के किंग पिंग है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने इनका एनकाउंटर कर दिया? अंशुल मेहता की मंगेतर शैलजा गोयल ने सोशल मीडिया के जरिए पुलिस पे गंभीर इल्जाम लगाते हुए ये लिखा है कि ये एक फेक इनकाउंटर था, जो कि काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसके मुताल्लिक उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज किया है। पुलिस अपनी नाकामी छुपा रही है, वो असली गुनहगारों को पकड़ नहीं पाए, और अंशुल के खिलाफ साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए उन्होंने उसका फेक एनकाउंटर किया। सर अंशुल की मंगेतर पुलिस पर यह आरोप लगा रही है कि एनकाउंटर फेक है। देखिए, हमने एक SIT टीम का गठन किया है जो इस एनकाउंटर की जांच और हाईवे रॉबर्स को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। सर वन मोर क्वेश्चन।
इस केस ने जल्द ही ऐसा तुल पकड़ा कि पुलिस एनकाउंटर की सत्यता की जांच करना पुलिस महकमे के लिए बहुत जरूरी हो गया। जय सर। सर एनकाउंटर इसी जगह पे हुआ था। सर उन दोनों को पेशी के लिए कोर्ट ले जा रहे थे, तब हमारी गाड़ी यहाँ खराब हो गई थी। खराबी क्या हुई? सर कार्बोरेटर में कचरा था सर। उसके बाद सर और ड्राइवर दोनों नीचे उतरे। मेरा ध्यान भी बाहर ही था। आई होप इस एनकाउंटर में कुछ फाउल प्ले नहीं होगा, जैसा कि अंशुल की मंगेतर दावा कर रही है। अंशुल की मंगेतर एक क्रिमिनल को सपोर्ट कर रही है सिर्फ सिंपैथी पाने के लिए। वो दोनों एक हार्डकोर क्रिमिनल थे सर। लेकिन इस गैंग में सिर्फ 2 ही लोग तो नहीं होंगे। सर इस बात का अफसोस तो हमें भी है कि हम उनके बाकी साथियों का नाम नहीं निकलवा पाए। दादा चनाने में कहाँ जा रही? वो जो ऑटो में वो लड़की ने हमारा मर्डर करी। क्या बोल रही है? उसी ने हमारा मर्डर किया था। नरेंद्र और अंशुल के स्टेटमेंट से तो यही जाहिर होता है कि दोनों इस हाईवे रॉबरी में इन्वॉल्व थे। लेकिन सर गौर करने वाली बात यह है कि जहाँ जहाँ भी हाईवे पे रॉबरीज हुई हैं वहाँ के क्राइम सीन से क्रिमिनल्स के जो फिंगरप्रिंट्स मिले वो नरेंद्र और अंशुल के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं होते। इंस्पेक्टर भोजराज का मानना है कि नरेंद्र और अंशुल ये दोनों इस रॉबरी में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे, किंग पिन थे। मतलब ये कि असली रॉबर्स अभी भी फरार है जो नरेंद्र और अंशुल से कनेक्टेड हो। इनकी एक एक डिटेल पता करनी होगी। होश में कब तक आ रही है? सर डॉक्टर्स का कहना है कि वो लेडी रिकवर कर रही है, लेकिन उसे होश कब तक आएगा सर ये कहना थोड़ा मुश्किल है। इस रॉबरी से पहले आगरा फरीदाबाद हाईवे पर 4 रॉबरी और हुई। डिटेल्स दिखाऊंगी। ये देखिए सर, पिछले सभी वारदातों में कोई भी विक्टिम नहीं बचा था सर। और अजीब बात यह है कि हर बार क्राइम सीन से कुछ ना कुछ अजीब मिला था। पहली वारदात में क्राइम सीन से काफ़ी टॉय मिले थे, दूसरी में स्ट्रॉबेरीज, तीसरी में पेन और चौथी वारदात में क्राइम सीन से कच्चे आम मिले थे। लेकिन इस सबका इस रॉबरी से क्या कनेक्शन हो सकता है? इन रॉबरीज में विक्टिम को शूट किया गया। अंशुल एक आम डीलर है, हो सकता है उसकी पिस्टल इस्तेमाल की गई। उसकी शॉप पर जितने भी गन है उन सबकी जांच करवाओ और पेपर भी चेक कराओ। ओके सर। नाज़ा जिंदा हो गई? कोई नशा तो नहीं किया तूने? होश उड़ गए थे मेरे, अपनी आंखों से उसे जिंदा देख के आ रही हूँ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी लाश को मैंने खुद ठिकाने लगाया था। सर इस नरेंद्र के सीडीआर में एक सस्पिशियस नंबर मिला है जो एक फेक आईडी से लिया गया था। और अंशुल का नरेंद्र के साथ कोई कनेक्शन मिला? जी नहीं सर। अंशुल की शॉप में जितनी भी गन्स मौजूद हैं सबकी जांच करवाई, उनके पेपर्स भी चेक किए, लेकिन कोई भी गन रॉबरी में इस्तेमाल नहीं हुई है। हो सकता है जो गन रॉबरी में इस्तेमाल हुई हो वो अंशुल ने कभी शॉप पे रखी ना हो। और एक बात सर, ये अंशुल का फादर अभी जेल में बंद है और अंशुल की मंगेतर शैलजा एक ही बात बोल रही है कि एनकाउंटर फेक था। शैलजा से मिलते हैं एक बार। सर मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, अंशुल एक ऑनेस्ट इंसान था, वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी से नहीं जुड़ा था। और अंशुल के फादर? मालूम है ना, अंशुल के फादर एक्सटॉर्शन, फिरौती, मर्डर के केस में पिछले 8 साल से अंदर है। सर अगर अंशुल के फादर जेल में थे तो इसका ये मतलब नहीं कि अंशुल क्रिमिनल था, और वैसे भी वो अपने फादर से बहुत पहले रिश्ता खत्म कर चुका है। तुम कब से जानती थी अंशुल को जो उसको लेकर इतना कॉन्फिडेंट हो? 2 साल से, और मैं तभी से जानती हूँ कि उसके फादर क्रिमिनल है। उसके बाद भी मैंने उसके साथ दोस्ती की क्योंकि मैं जानती थी कि वो एक अच्छा इंसान था। तुम तो ऐसे। हेलो सर, उस लेडी को होश आ गया है, इसकी फैमिली हाईवे रॉबरी में मारी गई थी। अच्छा लता जी, जब ये सब हुआ तो उस वक्त रॉबर्ट्स के साथ ये लोग भी थे? मैंने उनका चेहरा नहीं देखा, उनका चेहरा ढका हुआ था सिवाय 2 पुलिस वालों के। पुलिस वाले? हाँ सर, 2 पुलिस वाले थे, उन्होंने ही हमारी गाड़ी रुकवाई। जैसे ही गाड़ी रुकी कुछ लोग फिर पीछे से आए, उनके चेहरे ढके हुए थे। अच्छा लता जी, वो जो 2 पुलिस वाले थे वो दिखते कैसे थे? उनके नाम क्या थे? नेम प्लेट देखी थी आपने उनकी? मैंने ठीक से नहीं देखा। क्राइम सीन पर कुछ कच्चे आम बिखरे हुए थे, आप कुछ उनके बारे में बता सकती हैं? वो कैसे आए? हाथ से कि कुछ दूरी पहले ही हमने एक बच्ची से वो कच्चे आम खरीदे थे।
सर वो बच्ची हमारी गाड़ी के नीचे आते बाल बाल बची थी, इसलिए हम उस बच्ची पर दया खाकर वो सारे कच्चे आम खरीद लिए थे। लता जी, ये जो बच्ची थी जिससे आपने आम खरीदे, ये क्राइम सीन से कितनी दूर पहले मिली थी आपको? सर लगभग 500 मीटर पहले। इस वारदात से पहले जिन वारदातों में क्राइम सीन से पेन, टॉय, स्ट्रॉबेरी मिले हैं, हो सकता है वो किसी हॉकर ने विक्टिम्स को बेचे हो या फिर शायद इसी बच्ची ने बेचे हो। मतलब सर, आप कहना चाहते हैं वो बच्ची क्रिमिनल से जुड़ी हो सकती है? बिल्कुल, हो सकता है वो बच्ची क्रिमिनल्स के लिए रेकी करती हो और फिर वो क्रिमिनल्स को सिग्नल देती हो लूट और मर्डर करने के लिए। वैसे भी उस बच्ची को क्राइम सीन से लगभग 500 मीटर पहले ही देखा गया है। उस बच्ची से हमें क्रिमिनल्स की लीड मिल सकती है। एक काम करो, लता से उस बच्ची का स्केच बनवाओ। सर उस विक्टिम लता ने जिस लड़की के बारे में बताया था, उसका स्केच रेडी है सर। ये स्केच अपने सारे खबरी और आसपास के थानों में सर्कुलेट करो। जल्द से जल्द इस लड़की की पहचान पता करो। ओके सर। कौन था? कौन था? मुझे नहीं रहा। हेलो, जी बोलिए। सर आज एक अननोन नंबर से मुझे धमकी भरा फोन आया और वो बोल रहा था कि अंशुल क्रिमिनल था और क्रिमिनल ही रहेगा। तुम उसकी इंसाफ की लड़ाई लड़ना बंद करो, समझी? सर ये वो नंबर है जिससे मुझे कॉल आ रहा था। सर नाउ आई एम श्योर कि पुलिस में से कोई तो इन्वॉल्व है जो इस फेक एनकाउंटर केस को बंद करवाने के लिए मुझ पर प्रेशर डाल रहा है। सर शैलजा को जिस नंबर से कॉल आया था वो नंबर एक फेक आईडी से लिया गया था। हो सकता है शैलजा अंशुल को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो और ये फोन कॉल चाल हो उसकी। बैकग्राउंड निकालो शैलजा की। ओके सर। सर नरेंद्र की कॉल रिकॉर्ड में जो सर उसमें एक चंद्रेश नाम के हिया व्यापारी का नंबर मिला है। सर ये चंद्रेश है। सर इसका फ़ोन काफ़ी टाइम से बंद है और ये कहाँ गायब हो गया ये भी नहीं पता चल रहा। मे भी चंद्रेश इस सब में शामिल हो। डिटेल निकालो इसकी। हाँ सर, इस लड़की को अक्सर मैंने एक बूढ़ा आदमी के साथ देखा है। वो वहीं पे सामान बेचा करती थी। बूढ़ा आदमी? हाँ सर। अच्छा उसका कुछ एड्रेस वगैरह पता है? नहीं सर। अच्छा तुम उस आदमी का स्केच बनवा सकते हो जिसे तुमने इस लड़की के साथ देखा? तू रुक, मैं देखता हूँ। सर मैंने शैलजा के कॉल डिटेल्स चेक की। उसके कॉल डिटेल्स के मौजूदा नंबर्स में से कई नंबर फेक आईडीज़ के हैं सर, जिनसे लगातार उसे कॉल किया जा रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये शैलजा भी सब में इन्वॉल्व है और अब तक झूठ बोलती आ रही है हमसे? सर आप कमाल करते हैं। पहले अंशुल को पुलिस वालों ने फेक एनकाउंटर पे मार दिया और जब मैंने आवाज उठाई तो आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। ऐसे ही शक नहीं कर रहे हैं हम तुम पे। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स में फेक आईडी से लिए के कई नंबर मिले हैं। कॉल आते थे उन नंबरों से तुम्हें जो अब बंद है। क्यों आते थे उन नंबर से कॉल? ये देखो। चुप क्यों हो गई अब? बोलो किसके नंबर है ये सब? मुझे नहीं पता, लेकिन इन नंबर से मुझे कई बार ब्लैंक कॉल्स आए हैं। ब्लैंक कॉल्स? हाँ, और सिर्फ ब्लैंक कॉल्स ही नहीं बल्कि कोई लड़का है जो मुझे हर रोज फोन करके परेशान करता था। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे फोन करके परेशान करना बंद करो? समझ में नहीं आता तुम्हें? और सिर्फ कॉल ही नहीं करता था बल्कि आए दिन मेरे घर के सामने गिफ्ट्स और लेटर्स छोड़कर जाता था। तो तुम ये कह रही हो कि ये सारे नंबर किसी सिरफिरे आशिक के जो तुम्हें कॉल करके परेशान करता था, तुम्हें गिफ्ट देता था, लेटर देता था, लेकिन तुम्हारा रॉबर्ट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है जिनके साथ अंशुल का किसी भी क्रिमिनल के साथ कोई लेना देना नहीं है सर, और ना ही मेरा। लेकिन हम उस आदमी से जरूर मिलना चाहेंगे जो तुम्हें कॉल करके परेशान करता था, तुम्हें गिफ्ट देता था। वो गिफ्ट तो होंगे ना तुम्हारे पास? जी। हेलो,
सर ये कंफर्म है, ये वही आदमी है जो कैरी बेचने वाली उस बच्ची के साथ रह रहा था। ये देखिए। मनीष, बच्ची को ढूंढो, यहीं कहीं होनी चाहिए। सर। स्लाइड। सर। पॉकेट चेक करो। एनवेलप दिखाओ। सर, अंदर कोई बच्ची नहीं। हाँ सर, ये बच्ची यहाँ रहती तो थी, पर अब पता नहीं कहाँ है। नाम क्या है बच्ची का? बच्ची का नाम तो नहीं मालूम, पर वो 3 महीने से यहाँ जयराज जी के साथ रह रही थी। जयराज, इन बुजुर्ग का नाम है जो जिनका मर्डर हुआ है? जी सर। अच्छा, इस बच्ची का रिश्ता क्या था जयराज जी के साथ? वो तो कहते थे वो उनके दूर की रिश्तेदार है, पर वो बच्ची बांग्ला बोलती थी और जयराज जी यूपी साइड के हैं। अब ये हमें नहीं मालूम कि उन दोनों में क्या रिश्ता था। जयराज जी का कोई रिश्तेदार, फैमिली वाला? नहीं सर, वो तो यहाँ अकेले रहा करते थे। आप लोगों में से कोई जानते हैं उनके किसी रिश्तेदार को? अच्छा, जयराज जी से यहाँ कोई मिलने आता जाता था? जी सर, 2 लोग अक्सर यहाँ आते रहते थे, पर हम उन्हें नहीं जानते। दिखते कैसे थे वो? स्केच बनवा सकते हो उनका? अब इतना ध्यान नहीं है सर। एक ऐसी बच्ची जो हमारी सस्पेक्ट है, ऐसी जगह से गायब है जहाँ पर एक बुजुर्ग का मर्डर हुआ है। पता करो बच्ची के बारे में। और बुजुर्ग की जैसे बंगला में लिखा हुआ एक लेटर मिलता है जिसके एनवेलप पे अधूरा एड्रेस है। लेटर को ट्रांसलेट करवाओ। ओके सर। सर, ये वो गिफ्ट्स हैं जो कोई लड़का मुझे भेजा करता था। आखिर ये सब इन्वेस्टिगेट करके आप लोग साबित क्या करना चाहते हैं? हम लोग कुछ साबित नहीं करना चाहते। साबित आप करना चाहती हैं कि अंशुल उन रॉबर्स के साथ इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन हम आपकी बातों पर भरोसा क्यों करें? ये बात मुझे पहले से ही पता है, लेकिन आप लोग इस केस को कोई गलत मोड़ देने की सोचना भी मत। उन पुलिस वालों ने मेरे अंशुल का फेक एनकाउंटर किया है, और ये बात मैं 1000 बार चीख चीख कर कहती रहूंगी। ये चिट्ठी बंगला भाषा में किसी खुशबू रानी के नाम पर लिखी गई है और इस चिट्ठी में लिखा है कि उसकी अम्मी उसके खतों का जवाब नहीं दे रही है, ना ही उसको फरीदाबाद से आकर लेकर जा रही है। सर, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये जयराज उस बच्ची को अपने साथ जबरदस्ती रख रहा था? अब तक हम मानकर चल रहे हैं कि ये बच्ची हाइबर रोवर्स के लिए रेकी करती थी, इसलिए हमारे लिए पता लगाना बेहद जरूरी है कि बच्ची इस वक्त कहाँ पर है। इस लेटर पे एड्रेस लिखा गया है खुशबू रानी गली गांधाई चांदपुर। प्रॉपर एड्रेस नहीं है, लेकिन लेटर पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इस बच्ची ने पहले भी बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं। एक काम करो, पोस्ट ऑफिस में जाके पता करो कि फरीदाबाद से गली गांधाई चांदपुर के लिए पहले भी लेटर पोस्ट हुए हैं क्या। हो सकता है वहाँ से प्रॉपर एड्रेस मिल जाए। ओके सर। और हाँ, एक काम और करो, इस बच्ची का स्केच बंगाल और आसपास के राज्यों में सर्कुलेट करो, अखबारों में भी डलवाओ, शायद इस बच्ची को पहचानने वाला कोई आदमी सामने आए। ओके सर। हाईवे रॉबरीज और इतनी निर्मम हत्याओं के केस में लीड ढूंढती एसआईटी अब सोच रही थी कि एक बच्ची इतने खूंखार क्रिमिनल्स के गैंग का हिस्सा होगी, लेकिन वो बुजुर्ग कौन थे जिनके साथ वो बच्ची रह रही थी? उस बुजुर्ग की हत्या किसने की थी? और वो लोग कौन थे जिन्होंने उस बच्ची को पहले भी मारने की कोशिश की थी? और आखिर एक रिटायर्ड मजिस्ट्रेट का उस बच्ची से क्या वास्ता था जो उस बच्ची का स्केच अखबार में देख के वो चौंक गए थे? उस बच्ची की जिंदगी कई उतार चढ़ाव से गुजरी थी। 6 महीने पहले वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसी थी जो इस केस को कई चौंकाने वाले एंगल्स देने वाला था। तू चिंता करबी ना। हाँ, साहब आसबे, साहब के सब बोले दिबी, तारपरे तोके ठीक ठाक घरे पहुंचे। सब नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते बताइए। करो, नमस्ते करो। क्या हुआ? क्या हुआ इस बच्चे को? और ये कौन है बच्ची? साहब ये ना मेरे दुकान के बाहर ही खड़ी थी और रो रही थी। इसको अपना घर का पता भी पता नहीं है। और साहब इसने ना मुझे बोला कि इसके साथ किसी ने रेप भी किया है। लो बेटा, पानी पियो। खा जल खा। देखो बेटा, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तुम्हारे साथ जिसने भी गलत किया है हमें उसके बारे में बताओ। साहब इसे हिंदी नहीं समझती, बंगाल की किसी जगह से है। इसे तो इसका एड्रेस भी याद नहीं है, लेकिन इसने मुझे कहा है सब कि इसका रेप हुआ है। पहले हम बच्चे का मेडिकल करवाते हैं। जानवी,
सर ये बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट है। सर रिपोर्ट से ये तो कंफर्म नहीं हुआ कि बच्ची का रेप हुआ था, लेकिन बच्ची सेक्सुअली एक्टिव थी और इस बच्ची की उम्र महज 14 से 15 साल की होगी। इस लड़की ने क्या बयान दिया? सर बच्ची काफ़ी डरी हुई थी और ठीक तरह से हिंदी भी नहीं बोल सकती। ये बच्ची इन विमला जी की दुकान के बाहर मिली थी। ये बंगाली हैं। बच्चे ने विमला जी को बताया था कि उसका रेप हुआ था। इस बच्ची का जो आपने अखबार में स्केच छपवाया है, पहले मेरी कोर्ट में मेरे सामने पेश हुई थी और इसने अपने बयान बंगाली में दिए थे और ये कहा था कि इसके साथ कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती की है। लेकिन ये बच्ची अपने किसी भी रेपिस्ट का नाम नहीं जानती थी और ना ही उनको पहचानती थी और ना ही उसका स्केच बनवा पाई थी। लेकिन इस बच्ची ने अपने बयान में यह भी कहा था कि उसके साथ एक ऐसे व्यक्ति ने रेप किया था जो उस वक्त पुलिस की वर्दी में था। पुलिस की वर्दी? जी सर, अब तक हम ये मानकर चल रहे थे कि ये बच्ची रॉबरी गैंग वालों के लिए रेकी करती थी और एक विक्टिम ने हमें स्टेटमेंट दिया कि जो वो गैंग था उसमें 2 पुलिस वाले भी शामिल थे। सर आपको कुछ अंदाजा है कि बच्ची उस गैंग तक कैसे पहुंची होगी? कुछ बताया था इसने? ऐसा तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन ये बच्ची उस वक्त कुछ नहीं बोल पा रही थी, इसलिए मैंने इसे एनजीओ में रखने का ऑर्डर दिया था। हाँ सर, 3 महीने पहले ये बच्ची हमारे एनजीओ में ही थी। तो फिर 3 महीने पहले बच्ची यहाँ से गई कहाँ? उसकी मौसी आई थी उसे यहाँ से लेके जाने के लिए, करीबन 3 महीने पहले। जब उसकी मौसी आई थी उसको लेने, आपने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया था? नहीं सर, मुझे लगा उसकी फैमिली आ गई तो मैंने उसे जाने दिया। क्या ऐसा तो नहीं है कि किसी के इशारे पे किया आपने ये सब? नो सर, इट्स जस्ट अ मिस्टेक। उस लेडी की डिटेल दीजिए हमें। 98754389। नंबर तो बंद आ रहा है, जाहिर सी बात है नंबर फेक होगा और एड्रेस भी। नाम क्या था उसका? सर उसका नाम नफीसा था। फोटो दीजिए उसका। जी ये रही। इस एनजीओ के बारे में इंक्वायरी करो। नाजिया का कहना है कि किसी पुलिस वाले ने भी उसका रेप किया था। इस केस के तार बहुत दूर तक जुड़े हो सकते हैं। कैसे भी करके हमें पता लगाना है कि इस वक्त नाजिया है कहाँ। सर ऐसी कई फुटेजेस हैं जिनमें ये आदमी शैलजा का पीछा करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन सर किसी भी फुटेज में इस आदमी का चेहरा क्लियर नहीं है। ये आदमी किसी फुटेज में शैलजा के साथ बात करते हुए भी दिखाई गए? नहीं सर, लेकिन सर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये आदमी शैलजा का वही जिल्टेड लवर तो नहीं है जो शैलजा को ब्लैंक कॉल्स किया करता था और गिफ्ट्स भेजा करता था। पता करो ये आदमी कौन है। एक फेक एनकाउंटर कहने वाली शैलजा का अतीत क्या एसआईटी को वाकई कोई लीड देने वाला था? और एसआईटी नाजिया का अतीत जानने के लिए इतनी इच्छुक क्यों थी? क्या वाकई कोई ऐसा पुलिस वाला था जो नाजिया का रेप कर रहा था? लेकिन काफी कोशिशों के बाद एसआईटी ने यह जरूर पता कर लिया था कि नाजिया 2 साल पहले पश्चिम बंगाल के चांदपुर इलाके से लापता हुई थी। करीब 2 साल पहले आप लोगों ने नाजिया की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करवाई थी। आखिर वो फरीदाबाद कैसे पहुंची, गायब कैसे हुई थी वो? हमको नहीं मालूम साहब। देखिए एक लंबे समय तक नाजिया के साथ रेप किया जा रहा था। उसके बाद उसको एक एनजीओ में रखा गया जहाँ से नफीसा नाम की औरत उसको लेकर गई। एनजीओ वाले ने हमें बताया कि वहाँ उसने अपने आप को नाजिया की मौसी बताया था। ये है वो नफीसा। साहब ये नफीसा नहीं है, ये तो रूपा है। रूपा है, हमारे गांव में रहती थी और ये नाजिया की मासी नहीं है। ये तो नाजिया को जानती थी बस। ये रूपा आपके गांव में रहती कहाँ? यही पास में रहती थी साहब, लेकिन उसे सालों से किसी ने नहीं देखा। मतलब रूपा हमारी बेटी को लेकर भी हो सकता है। अच्छा रूपा के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन दे सकते हो आप लोग? नंबर है उसका आपके पास? है ना साहब, नंबर है, लेकिन सालों से उसका नंबर बंद है। कोई बात नहीं, आप हमें दीजिए। सर रूपा के पुराने नंबर की सीडीआर चेक की तो एक चौंकाने वाली बात पता चली। इसके कॉल रिकॉर्ड्स में कई पिम्स के नंबर हैं जो अभी इनएक्टिव हो चुके हैं। रूपा के कॉल रिकॉर्ड्स में जितने भी पिम्स के नंबर हैं उन सब की डिटेल निकालो। हो सकता है वहां से हमें रूपा के बारे में लीड मिले। जी सर। मनीष, ये बच्ची नाजिया खुद एक रेप विक्टिम है और एक हाईवे रोबरी के केस में आके अटक गई है। इस नाजिया की तलाश ने इस केस को बुरी तरह से उलझा दिया सर। समझ में नहीं आ रहा कि इस केस का डायरेक्शन क्या होगा। इस केस का डायरेक्शन चाहे जो भी हो, पर इस बच्ची को ढूंढने की इच्छा मेरी बढ़ती जा रही है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये मैं हाईवे रॉबरी गैंग की लीड दे सकती है, बल्कि इसलिए कि बच्ची दलदल में जाके फंस गई है और मुझे लगता है इस बच्ची को उस दलदल से निकालना बेहद जरूरी है। सर मैंने शैलजा और अंशुल
दोनों की पिछले 2 सालों की कई बातें पता की हैं सर। ये शैलजा अपने पेरेंट्स के साथ कानपुर में रहा करती, जहाँ उसे एक रिश्ता आया था, जिस रिश्ते को शैलजा ने बिना लड़के को देखे ठुकरा दिया था। हाँ, लेकिन इस सब का हमारे कैसे क्या कनेक्शन? कनेक्शन है सब, क्योंकि इंस्पेक्टर भोजराज कानपुर बैच का है और शैलजा ने जिस रिश्ते को ठुकराया था वो और किसी का नहीं, इंस्पेक्टर भोजराज का ही था। ये एक महज इत्तेफाक है कि मेरे घर वालों ने मेरी शादी 2 साल पहले शैलजा के साथ फिक्स कर दी थी। जब मैंने अंशुल को अरेस्ट किया मुझे नहीं पता था कि शैलजा उसकी मंगेतर है। लेकिन एक पुलिस वाले होकर तुम एक लड़की को स्टॉक कर रहे थे, ब्लैंक कॉल और गिफ्ट देकर उसे परेशान कर रहे थे। ये जितनी बातें आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा कर रहा था, इसका कोई प्रूफ है आपके पास या फिर ऐसे ही बस? प्रूफ तो हमारे पास इस बात का भी नहीं है कि अंशुल मेहता का रॉबरी गैंग से कोई ताल्लुक था। तुम्हारे पास है कोई प्रूफ? सब खेल था तुम्हारा। अब तुम अपना क्या मान रहे हो या मनवाए हम? सर मैं मानता हूँ मैं उन रॉबर्ट से गहने खरीदता था, लेकिन वो कौन है सर मैं नहीं जानता। वो मेरा फोन पे उनसे कांटेक्ट होता था, गहने लेकर आते थे, मुझसे पैसे ले जाते थे और जो बंदा आता था वो मुंह ढक कर आता था सर। देख, अगर तुझे इस रॉबरी केस से बचना है तो तुझे कहना होगा कि अंशुल मेहता नाम का एक आदमी है जो तेरे कांटेक्ट में है और वो उन रॉबर्स में से एक है। मुझे पता था कि नरेंद्र के जरिए मैं उन रॉबर्स तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन अंशुल को अगर रास्ते से हटा दिया तो मैं शैलजा की जिंदगी में दोबारा वापस जरूर आ सकता हूँ। मैंने ही नरेंद्र को कहा था कि अंशुल का नाम ले, उसके बदले कोर्ट ले जाते वक्त मैं उसे भागने में मदद करूंगा। नरेंद्र इस केस की अहम कड़ी था, उसको ही मार दिया तूने, और उस बेकसूर अंशुल को भी। कैसा पुलिस वाला है तू? इस वर्दी का अपमान किया है तूने। भोजराज के स्टेटमेंट से यह तो साफ है कि नरेंद्र तोमर रॉबरी गैंग से जुड़ा था। इसके सीडीआर में एक फेक आईडी का एक नंबर मिला था, जिसमें हमें एक और हीरा व्यापारी चंद्रेश का नंबर मिला। इस चंद्रेश को मैंने ढूंढने के लिए कहा था। क्या अपडेट है इसकी? सर खबरियों को इसकी तलाश में लगाया। खबरियों को तलाश में लगाया, बस हो गया? कैसे भी करके चंद्रेश मुझे अंदर चाहिए। और रूपा को कैसे ढूंढ रहे हो तुम लोग? और रूपा की कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी पिन थे उनकी क्या अपडेट है? सर उसकी भी तलाश जारी है। सर मैं नाजिया मिसिंग केस में बेंगलोर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को स्टडी कर रहा था। उस केस में एक एंगल ऐसा था जिसको बेंगलोर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं था। कैसा एंगल? क्या हुआ? अब चुप क्यों हो तुम लोग? दुबई के उस शेख के साथ क्या वास्ता है तुम लोगों का? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुबई के उस शेख के साथ नाजिया की शादी करवा दी थी तुम लोगों ने? किंतु सर नाजिया तो लापता है। तो फिर दुबई के उस शेख ने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे? ये नहीं बताएगा साहब, हम बताते हैं आपको। ये नाजिया का शादी वो दुबई के शेख के साथ कराने वाला था। सर हम क्या करते हैं? सर हमारे एक रिश्तेदार है आफाक, उसने हमारा सारा जमीन कब्जा कर लिया है। लाखों को जमीन तो कब्जा कर ही लिया है। कोर्ट के चक्कर मारते मारते ताने ताने का मोहताज हो गया था। मैं क्या करता सर? पैसों के लालच में तूने अपनी बेटी का सौदा कर दिया? कैसा बाप है रे तू? ये वही करने वाला था, लेकिन हम नाजिया का अच्छा चाहता था। बस हमारा माथा खराब हो गया था। क्यों? वो रूपा पे भरोसा कर ली। इसके लिए हम रूपा को बोला कि नाजिया को थोड़े दिनों के लिए अपने पास रखे। लेकिन हमको क्या मालूम था साहब कि वो हमारी लड़की को हमसे इतना दूर लेकर जाएगी। नाजिया के माता पिता की भूमिका भी अब संदिग्ध नजर आ रही थी। वहीं एसआईटी को जल्द ही चंद्रेश नाम के हीरा व्यापारी की एक लीड मिली जो चोरी के गहने खरीदा करता था। सर मेरी बात मानिए सर, मैं किसी नरेंद्र तोमर को नहीं जानता सर। जिस फेक आईडी के नंबर से नरेंद्र तोमर को कॉल किया जाता था, उसी फेक आईडी के नंबर से तुझे भी कॉल किया जाता था। बोल कौन है वो जो तुम दोनों को कॉल करता था? सर वो तो जमीर और रुस्तम है। काम लेंगे ये दोनों। पकड़ो सबको। कौन है बच्ची? हमें नहीं मालूम सर, ये बच्ची तो जयराज के साथ रहती थी। जयराज भी तुम लोगों के लिए काम करता था ना? हाँ साहब। जयराज को क्यों मारा? साहब हमने नहीं मारा जयराज को। ये बच्ची तुम लोगों के चंगुल में कैसे फंसी? करीब 3 महीने पहले हम डकैती करके जंगल से गुजर रहे थे, तभी हमने देखा कि एक बैग में से किसी का हाथ बाहर निकला हुआ था और फिर उसे जयराज के साथ रख दिया था। जयराज हमारे लिए रेकी का काम करता था, जिसमें वो इस बच्ची को भी इस्तेमाल करने लगा। तुम लोग पुलिस की वर्दी पहनकर हाईवे पर कार रुकवाते थे, फिर उसमें मौजूद सभी लोगों को लूटते थे और फिर उनको मार देते थे।
हमें पता चला है कि कोई पुलिस की वर्दी वाला आदमी उसका रेप करता था। तुम में से ही था ना कोई? कौन था? नहीं साहब, हमने बच्चे का रेप कभी नहीं किया, लेकिन साहब हमने उसे झांसा दिया था कि बंगाल से उसकी फैमिली को ढूंढ निकालेंगे, इसीलिए साहब वो हमारे साथ काम करती थी। साहब, जिस रूपा के बारे में आपने पता करने के लिए कहा था उसके बारे में पता चल गया। ये रूपा पहले खुद का धंधा करती थी, बाद में मेरे आदमी ने पता किया तो पता चला इसका कोई दलाल था, जाकिर नाम का। एक बात और पता चली, जाकिर किसी का खबरी भी था। किसका खबरी था? अभी तक तो पता नहीं चला है, लेकिन शायद किसी पुलिस वाले का है। तेरे पास जाकिर का कोई फोटो है? हाँ सर। अगर ये जाकिर किसी पुलिस वाले का खबरी था तो जाहिर सी बात है वो यही पुलिस वाला होगा जिसने राजिया का रेप किया। सर, ये जाकिर किस पुलिस वाले का खबरी था ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल तो हो सकता है। हाँ, लेकिन कैसे? सब पिंटू खबरी का फ़ोन आया था, जाकिर की एक लीड मिली। जाकिर का उस्मानपुर के एक जुए के अड्डे पे काफ़ी आना जाना, और वो आज फिर से वहाँ आने वाला। गाड़ी निकलो। सब कौन लाजिया का? सर बताता हूँ सर। अरे हाँ, चिंता क्यों कर रहे हैं आप? अरे बेफिक्र रहिए, बस हो जाएगा काम आपका। हाँ, अरे निश्चिंत तो थको तुम्हें, काम हो जाएगा बिल्कुल। हाँ परेशान लेके चलो इसको। बेटा डरो मत, हम पुलिस, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम फरीदाबाद में मेट का काम करता था और एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए हम सेक्स रैकेट से जुड़ गया। तभी हमारा मुलाकात जाकिर से हुआ था। हम जानता था कि वर्जिन लड़की का मार्केट अच्छा है, इसलिए जब नाजिया की माँ नाजिया को हमारा पास छोड़ के गया तो हमारा मन में लालच आ गया और हम उसको फरीदाबाद लेके आ गया। आओ अंदर आओ नाजिया। और जाकिर उसको धंधे पे बिठा दिया। मैं बस नाजिया ऐसी बच्चियों को सूटकेस में डालकर अपने क्लाइंट्स के पास ले जाता। नाजिया के साथ भी मैंने यही धंधा शुरू कर दिया था। एक दिन अचानक वो तंग आकर भाग गई और किसी पान वाली को मिली जो उसे पुलिस के पास लेकर गई। फिर पुलिस ने उसे एनजीओ में डाल दिया। नाजिया का कहना कि कोई पुलिस वाला था जो रेप करता था उसका? हाँ सर, उस पुलिस वाले साहब ने कहा कि उस बच्ची को किसी भी हाल में एनजीओ से बाहर निकालो। उन्हें डर था कि नाजिया उनके बारे में सबको बताना दे। हम जाकिर के कहने पे ही नाजिया को एनजीओ से हटाया था और वापस जाकिर को सौंप दिया। वो पुलिस वाला कौन था जो नाजिया का रेप करता था? लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा थी। वो तो 3 महीने बाद अचानक रूपा ने उसको एक बूढ़े आदमी के साथ देखा तो मैंने ये बात साहब को बताई। साहब ने कहा कि ख़त्म कर दो नाजिया को। वो बच्ची फिर हाथ से निकल गई, लेकिन मैंने सोचा अगर मारना ही है तो क्यों ना कुछ और पैसे कमा लूँ उससे, इसलिए अब तक मैंने उसको ज़िंदा रखा था। मम्मी, मुझे नहीं पता कि नाजिया का फ्यूचर अब क्या होगा, कैसा होगा, लेकिन मैं आप सभी से अपील करता हूं, जब आप नाजिया जैसे बच्चों को कहीं भी किसी भी मुसीबत में देखें, प्लीज पुलिस से संपर्क जरूर करें। लगभग 2.5 साल नरक से भी बदतर जिंदगी जीने के बाद आखिरकार नाजिया को अपनी अम्मी को देखना नसीब हो पाया। लेकिन नाजिया के साथ हो रहे गुनाह तब शायद थम सकते थे जब नाजिया की सुनवाई एक मैजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही थी। अगर तब उसके साथ हुई ज्यादतियों को गंभीरता से लिया जाता तो शायद हम एक बच्ची को ये उम्मीद दे सकते थे कि गुनहगार कभी बख्शे नहीं जाते। लेकिन इंसाफ में हुई देरी ने उसे और भी गहरे घाव दिए। ये बेहद ही अफसोसजनक है कि न्याय की दहलीज पे पहुंचने के बावजूद भी कई विक्टिम्स को अक्सर न्याय नहीं मिलता और कई बार सुनवाई में ही इतना वक्त बीत जाता है
कि इंसाफ का कोई मायना ही नहीं रह जाता। इस विषय पे वाकई विचार होना जरूरी है। आप जानते हैं कि हम इस वक्त कोविड-19 की चुनौतियों से लड़ रहे हैं। कृपया मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। क्राइम पेट्रोल सतर्क, जस्टिस रीलोडेड में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।